सच के होती थी कभी ईद भी दिवाली भी। अब ये कैसा हाल हुआ है कि हम डर डर के गले मिलते हैं। उसके बावजूद सभी सरकारें उनकी होने के बावजूद भी आज भी अहमदाबाद शहर के अंदर जो विकसित मॉडल की बात चल रही है, वहां पे भी आज लोग गटर पानी रोड रास्ते की बात कर रहे हैं। ये आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये टेलीफोन होटल हुआ करती थी और अमित शाह यहीं पे स्कूटर पे बैठा करते थे। क्या बात कर रहे हो, इतना ऐतिहासिक है ये। असेंबली चुनाव यहाँ पे जब वो सरखेज विधानसभा से जीत के जाते थे, यहीं पे बैठकर चाय पिया करते थे और इसी विस्तार से उन्होंने राजनीति सीखी है। लेकिन आज भी उनके विस्तार के लोग आज भी परेशान है, आज भी हमको ये समस्या झेलनी पड़ रही है। एक हिंदू भाई को उसका मकान मुसलमान को बेचने के लिए या एक मुसलमान भाई का मकान हिंदू भाई को बेचने के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कौन सी लोकशाही में जी रहे हैं। 20% छूट 80% लूट। 20% छूट 80% लूट। बहुत बढ़िया। दो भी बताए ने विकास विकास, लेकिन विनाश का नहीं बताया। वे विनाश ही हो रहा है सिर्फ। नमस्कार, नेशनल दस्तक की चुनाव यात्रा पहुंच गई है अहमदाबाद और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ बड़ी फेमस जगह है। मुझे भाई साहब ने बताया कि इसको टेलीफोन होटल कहा जाता है। ठीक बात है? टेलीफोन होटल किस बात के लिए फेमस था ये चाय का यहाँ पे हाईवे पे एक होटल था बहुत बरसों पहले, लेकिन अब वो नाम चला गया है। अच्छा, लेकिन तो अलग अलग चीजें खुल गई हैं इसमें। अभी भी नाम फेमस है, इस जगह को टेलीफोन होटल ही बोलते हैं। टेलीफोन होटल ही बोलते हैं। हाँ। अच्छा, तो आज भी उतनी ही भीड़ लगती है? हाँ, लेकिन आज चाय के लिए भीड़ नहीं लगती, आज फास्ट फूड के लिए भीड़ लगती है। फास्ट फूड के लिए भीड़ लगती है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा अरमान सोलंकी। अरमान भाई, तो अरमान भाई का आपका होटल है यहाँ पे? हाँ, हमारा होटल है। अच्छा, तो ये टेलीफोन होटल क्या था ये पहले थोड़ा बताएंगे? ये बहुत फेमस चाय की दुकान थी पहले। हाँ। सब लोग आते कितना थे। टाइम पहले? ये हो गया 7-8 साल पहले। उसके बाद सब डिवाइड कर दिया। पहले एक बहुत बड़ा था होटल, हाँ। और अभी डिवाइड कर दिया एक एक करके। अच्छा, तो आपके यहाँ तो हर तरह के लोग आते होंगे हैं? सब टोटल हैं, राजनीतिक लोग भी आते हैं? वो नहीं पता सर, हैं? आते होंगे सर सभी तरह अच्छा अच्छा, दिखाइए अपना होटल वगैरह दिखाइए हमें। कहाँ है? के। ये रहे ना सर, कौन सा अंदर लेके चल जा सकते हैं अंदर? बाहर से ज़्यादा बेटर रहेगा। कस्टमर है ना सर। अच्छा अच्छा, कस्टमर हैं। चलिए, कोई बात नहीं, अरमान भाई को हम परेशान नहीं करेंगे, लेकिन कुछ खा के जरूर जाएंगे अरमान भाई के यहाँ पे। यहाँ पे कुछ काफी सारे लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? सैयद मुजीब। सैयद भाई, किसकी सरकार बनवाएंगे अहमदाबाद में? सरकार हाँ सरकार का तो आइडिया नहीं है, अभी तो एजुकेशन चल रहा है मेरा। हाँ। तो इसमें क्या काम करते हैं आप? मैं एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीबीए। बीबीए कर रहे हैं। अच्छा, बिजनेस में जाएंगे इसके बाद? तो क्या प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज से? प्राइवेट कॉलेज। यहाँ पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट में गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स का कोई डेवलपमेंट है नहीं इतना, प्राइवेट ज़्यादा है। अच्छा, और क्या private फीस में दे रहे education अच्छा है। फीस मेरा ईयरली 35,000 है। हैं? ईयरली 35,000 प्राइवेट में? प्राइवेट में ये तो ठीक है यार, ये तो सस्ता है, लेकिन मतलब गरीब लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे। खैर, नहीं पढ़ पाएंगे, और उनका जो इनकम है उनके इनकम के हिसाब से उनका जैसा एजुकेशन होगा वैसा अच्छा रहेगा। तो 27 साल से कैसी लग रही है? हाँ, 27 साल से कैसी लग रही है सरकार? आपने तो बदली ही नहीं है 27 साल से सरकार यहाँ पे। नहीं, बदलने का तो ऐसा है क्योंकि हमारे को कोई ऑप्शन है नहीं, जो वोटिंग का रहेगा वैसा ही। अच्छा, ऑप्शन नहीं है गुजरात के बाद? हाँ, ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, क्या नाम है भैया आपका? एजाज। एजाज भाई, किसकी सरकार बनवाएंगे? कांग्रेस की बनवाएंगे। कांग्रेस में ऐसा क्या खास बात है? 27 साल से इतनी बढ़िया सरकार चल तो रही है आपके यहाँ पे। महंगवारी तो देखो, अभी भाजपा आ गई है तब से, आप महंगवारी देख लो। देश की उन्नति में भी तो साथ दे रहे हैं कि नहीं? देश की उन्नति में भी साथ दे रहे, लेकिन कांग्रेस भी तो एक सरकार ही है ना। हमारा तो अच्छा। कांग्रेस ही बनाते पहले से ही। कांग्रेस में ही वोट देते हो? कांग्रेस में ही देते हैं। और क्या खास बात है ऐसी कांग्रेस में? बस आगे से फैमिली में से ही कांग्रेस को देते, हम भी कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा, परंपरागत वोट आपका वही है? हाँ, परंपरागत वही है वोट हमारा, इसके लिए हम वही देंगे कांग्रेस में। तो फिर भी कभी सोचा कुछ और वोट देने के बारे में, कुछ चेंज करने के बारे में सोचा है? नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा है। कभी नहीं सोचा? कभी नहीं सोचा है। अच्छा, जैसे बीजेपी भक्त होते हैं, हम भी कांग्रेस भक्त हैं। वो फिर वो देंगे, हम कांग्रेस भक्त है, वो बीजेपी वाले बीजेपी को देंगे। अच्छा, हाँ चलिए, ये भी ठीक बात है। क्या नाम है भैया आपका? फारूक। फारूक भाई, किसकी सरकार बनवाएंगे इस बार? सरकार तो जो अच्छा काम करे वही आनी चाहिए। अच्छा, 27 साल से काम बढ़िया लग रहा है कि नहीं? काम के भी सकते बढ़िया है, हाँ। मगर महंगाई को देख के फिर तो कुछ लफड़ा है। महंगाई लफड़ा है? हाँ, कैसे महंगाई के?
वो तो कह रहे हैं भैया जितनी महंगाई होगी उस हिसाब से जो है लोगों की कमाई भी बढ़ी है। नहीं, अभी जो नई सरकार दावा करती है 500 रुपया सिलेंडर देने का, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, तो उनको भी तो पोसाएगा ही ना। अच्छा, तो मतलब सस्ता चाहिए आपको भी, हैं? बिल्कुल मोदी जी तो कहते हैं कि रेवड़ी नहीं चाहिए गुजरात की जनता को, है? नहीं, वो वहाँ तक सोचना अपना नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि कुछ सस्ता हो, कुछ बदलाव हो, सरकार क्या बदले। काम करते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्ट में धंधा करता हूँ। बिजनेस है आपका? बिजनेस वाले तो बीजेपी की तरफ हैं, आप अलग बता रहे हो मुझे। नहीं, मैं तो किसी पक्ष के तरफ नहीं हूँ, मगर जो सबका भला करे वही अच्छी सरकार होनी चाहिए। और क्या आपके पास यहाँ पे तो 3 ऑप्शन है अच्छे खासे, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो किसकी तरफ जाने का सोच रहे हैं? कांग्रेस को हो गए कई साल, भाजपा को हो गए गुजरात में 27 साल, बरोबर है। अब किसी और नए को दो, आप सरकार को दो। आम आदमी को बनाने का सोच जी रहे हो? बिल्कुल। अच्छा, भाई नाराज हो जाएंगे कांग्रेस वाले हैं? तो मेरा छोटा भाई है वो, उसकी अपनी सोच है, वो भी गलत थोड़ी है। अच्छा, दोनों भाई अलग अलग सोच रखते हैं जी। यहाँ सोच तो रखना पड़ेगा ना। ऑप्शन में तो आपने दिया है आम आदमी पार्टी, तो वो भी किसी के काम में तो आ ही सकता है ना। अच्छा, क्या बीजेपी कोई ऑप्शन हो सकता है? हो सकता है, बीजेपी भी ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे वोटिंग है, बीजेपी को भी देने वाले बहुत सारे। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं कांग्रेस को ही दूंगा, ऐसे आगे भी बोलने वाले हैं कि हम भाजपा को ही देंगे, बीजेपी को ही देंगे। ऐसा वो भी बोलने वाले तो है ही ना। ठीक है, सभी अपने अपने पक्ष में हैं। हाँ जी, आप देखते ही होगे, आप रोजाना इस तरह न्यूज लेके निकलते, तो आप देखते ही होगे कि हम बीजेपी। मैं तो गुजरात में पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ, मैं 10 दिन का ये पूरा आज दौरा हो गया मेरा, कि गुजराती लोग बात बड़ी कम करते हैं, शर्माते हैं। जैसे माइक आएगा तो धड़कना तो बढ़ेगी। जैसे माइक आएगा धड़कन तो बढ़ेगी। ठीक बात है। क्या नाम है भैया आपका, क्या नाम है? अरे आप तो नाम बताइए। मेरा नाम शेरोज खान है। शेरोज भाई, किसकी सरकार बनवाओगे आप? सरकार देखिए 8 तारीख को पता चलेगा, अपने थोड़ी। तो यहाँ पे किसका माहौल किसका लग रहा है आपको? MIM का माहौल लग रहा है मुझे। MIM का माहौल लग रहा है। भाई साहब, चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दिया है। वो तो बोलते हैं कि जी बीजेपी की बी टीम है। वो तो कहने वाले कहते हैं, कोई की जबान थोड़ी पकड़ सकते अपना के टीम। MIM को वोट दे देंगे तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा, क्योंकि जितने भी दूसरे हैं वो फायदा माहौल चले 8 तारीख को पता 8 तारीख को निकाल लेगी MIM ये सीट, लग रहा है। इंशाअल्लाह कोशिश चालू है, मेहनत चालू है। अच्छा, आप MIM के कार्यकर्ता वगैरह हैं क्या? पार्टी से जुड़े? पार्टी से नहीं है, बाकी मोहब्बत है उवैसी साहब की, और यहाँ पर लग रहा है माहौल। 3 कॉर्पोरेटर है MIM के, तो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चलिए, पकड़ तो बनानी धीरे धीरे शुरू कर दी थी MIM ने। क्या हाल है भैया? बस आप क्या नाम हुआ आपका? लिया इंटरव्यू मेरा, मुझे सैयद आपने की बात। अच्छा, हाँ, मुझे भाई से करी थी ना बात। आपका क्या नाम हुआ सर? सैयद इरफान। इरफान भाई, किसकी सरकार बनवाएंगे इस बार? मैं कुछ नहीं कह सकता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं करेंगे फिर उनको। अच्छा, वहाँ लोग भी हैं। ओके ओके, आइए आशीष भाई थोड़ा आगे आ जाइए। सर, क्या नाम हुआ आपका? अली भाई। अली भाई, किसकी सरकार बनवाएंगे आप? अब अभी तो कोई भी यार, आप आओ तो अच्छी बात है। हाँ जी, आप आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। क्या बढ़िया लग रहा है आम आदमी पार्टी में? बस दिल्ली में अच्छा कामकाज है, इतना समझते हम। देखा तो नहीं, लेकिन सुनते हम। अच्छा, कभी दिल्ली गए एक बार चक्कर मार के आए, चेक करा है? पहले बहुत, इसके पहले आम के पहले गए थे हम, आपके पहले कांग्रेस के टाइम पे और गए गए थे जब। तो कांग्रेस बेहतर नहीं लगती है? कांग्रेस कोई ऑप्शन है कि नहीं? कांग्रेस भी बेहतर है, लेकिन अभी आपका ज्यादा ऐसा लग रहा है अब। अच्छा, हाँ, ठीक बात है, आपका ज्यादा प्रभाव है यहाँ पे। हम तो बीजेपी को विरोधी है, और बीजेपी के विरोध की सरकार बननी चाहिए गुजरात में। बीजेपी के विरोधी हैं। आज आप समर्थक नहीं है किसी के, बस विरोधी है सिर्फ, हैं? बीजेपी के विरोधी है। क्यों इतना गुस्सा कहाँ से आया जनता में? 27 साल से तो आपने बढ़िया सरकार बना के दे रखी है। देखियो, 27 साल से सरकार बना के रखी है, लेकिन वो बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है। और हम बीजेपी के विरोधी थे, बीजेपी के विरोधी है, और हमेशा बीजेपी के विरोधी रहेंगे, ये बात पक्की है। और ऐसा हम क्यों? चाहते हैं, और इस बार गुजरात की जनता भी चाहती है, जिन्होंने आज तक सरकार बनाई थी वो भी चाहती है कि इस बार बदलाव हो, और इस बार सरकार बदल कर आए, और उसके विरोध की कोई भी सरकार आए, हम उसके साथ हैं। कुछ भी चलेगा? कुछ भी चलेगा, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए, इस बार बदलाव। सर, कारण तो होगा ना, बीजेपी से इस विरोध का कारण तो होगा। कारण ये है कि मेरी बात, हंस हंस के होती थी कभी ईद भी, दिवाली भी। हंस हंस के होती थी कभी ईद भी, दिवाली भी। अब ये कैसा हाल हुआ है कि हम डर डर के गले मिलते हैं। क्या बात है, ये पूरी राजनीति को गुजरात की 4 लाइनों में समेटने का खेल है ये। यही कारण है क्या?
हाँ, बस यही कारण है। मेरी उम्र 36 साल है और मैं बीएससी में ग्रेजुएट हूँ। मैंने मैथ्स किया हुआ है और मैंने उस वक्त में जब मेरी उम्र थी, जब जॉब लगने की, तब तक मैंने कम से कम 15 से ज़्यादा एग्ज़ाम दी थी। लेकिन हर बार एग्ज़ाम में या तो परीक्षा रद्द हो जाती थी या तो फिर इतनी कम वैकेंसी होती थी तो हमारे से लोगों को मौका नहीं मिला। आज एक पढ़ा लिखा युवा मेरे साथ, आज वो बेरोज़गार की तरह, यानी मतलब इधर उधर जाके अपना रोज़गार चला रहा है। ठीक है, सेटल्ड हो जाता है आदमी, तो ये सब बाबत है और इसीलिए हम परेशान हैं बीजेपी से। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अहमदाबाद के अंदर हो, जो गुजरात का सबसे बड़ा मॉडल लेकर बीजेपी निकल के आई है पूरे देश का। सबसे बड़ा शहर गुजरात का। हाँ, गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा विकसित शहर। लेकिन आप जिस एरिया में हो, सरखेज विस्तार के अंदर और वेजलपुर विधानसभा का ये विस्तार है, वहाँ आज भी लोग टैंकर से पानी ले रहे हैं। आज भी लोग यहाँ पे, जिनके गटरें रोज सुबह को उठते हैं, उनके घर के बाहर गटर की प्रॉब्लम है और वो 15-15, 20-20 दिन तक सॉल्व नहीं होती है। तो ये सारे वादे लेकर, जो गुजरात की मॉडल को लेकर जो पूरे देश में, हिंदुस्तान में सरकार बनाने की बातें हुई और पिछले 8 वर्षों से बीजेपी सत्ता में है केंद्र के अंदर, उसके अलावा कॉरपोरेशन के अंदर पिछले 20 सालों से यहाँ पे सत्ता में और 27 सालों से बीजेपी यहाँ पे एक हत्ता शासन चला रही है। उसके बावजूद, सभी सरकारें उनकी होने के बावजूद भी आज भी अहमदाबाद शहर के अंदर जो विकसित मॉडल की बात चल रही है, वहाँ पे भी आज लोग गटर पानी, रोड रास्ते की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम बीजेपी का विरोध करते हैं। उन्होंने जानबूझकर मुस्लिम, दलित और आदिवासी विस्तारों को अलग रखा गया है और उनके अंदर सारे डेवलपमेंट का काम बाकी है। हमारे लोग यहाँ पे कोर्ट में गए हुए, पीआईएल, सारे इलाके अलग अलग बांट दिए गए हैं। अलग अलग बांट दिए गए। अहमदाबाद के अंदर सारे इलाकों को अलग अलग बांट दिया गया है। वो जो बातें करते हैं ना, कॉमन सिविल कोड, और जो बातें कर रहे हैं कि पूरे देश में एक कानून बनाने की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन रेशन, और इस तरह की नई नई बातें लेकर लोग भी जाते हैं। लेकिन जब यानी समझ लो कि हिंदुस्तान के अंदर जब एक नागरिक, अगर वो मुसलमान है, अगर वो नागरिक दलित है, अगर वो नागरिक आदिवासी है, अगर वो नागरिक ओबीसी समाज का है, और उनके इलाकों को आप जाकर जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो हम तो बोल रहे हैं कि एक देश और एक नेशन होना चाहिए और हर एक के पास एक वोट का अधिकार है। नरेंद्र मोदी साहब के पास भी वही एक वोट का अधिकार है जो एजाज खान के पास है। उसके बावजूद भी आज हमको पानी नहीं मिल रहा है, हम टैंकर से पानी भर रहे हैं। आज हमारे घर की गटरें उभरा रही है, हमको परेशानी है। आज हमारे पूरे विस्तार के अंदर, ये सरखेज जुहापुरा का जो विस्तार है, वहाँ पे एक भी एजुकेशन की एक बड़ी सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं है। अच्छा, ये वही सरखेज है क्या जहाँ से अमित शाह जी आते हैं? वही वाला सरखेज है ये वही सरखेज है जो पहले आज वेजलपुर असेंबली है और जो पहले सरखेज असेंबली होती थी, जहां से अमित शाह चुनाव लड़के विधानसभा में जाते थे। अमित शाह को आज लोकसभा विधानसभा में चुनाव लड़के जाते थे और गुजरात के गृह मंत्री थे और फिर उनको जेल में डाला गया, तड़ीपार किया गया। उसके बाद वो आज लोकसभा चुनाव जीत के गए और पिछले कई वर्षों से लोकसभा के अंदर यहाँ पे अडवाणी जीत के जाते थे। उसके बाद इतने बड़े नेता के बाद आज एक दूसरे देश के सबसे बड़े नेता जो सबसे ज्यादा वोटों से जीत के जाते, लेकिन फिर भी आज उनके ही विस्तार के अंदर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आज भी लोग परेशान हैं और आज तक वो यहाँ नहीं दिखे। ये आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये टेलीफोन होटल हुआ करती थी और अमित शाह यहीं पे स्कूटर पे बैठा करते थे। क्या बात कर रहे हो, इतना ऐतिहासिक है ये। असेंबली चुनाव यहाँ पे जब वो सरखेज विधानसभा से जीत के जाते थे, यहीं पे बैठकर चाय पिया करते थे और इसी विस्तार से उन्होंने राजनीति सीखी है। लेकिन आज भी उनके विस्तार के लोग आज भी परेशान है, आज भी हमको ये समस्या झेलनी पड़ रही है। आज भी पानी, गटर और रोड रास्ते की समस्या से हम परेशान हैं। आज भी यहाँ पे हमारे यहाँ ट्रैफिक जैम होता है और ये नेशनल हाईवे नंबर 8 यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे कम से कम 2-2, 3-3 घंटा ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ पे कई एम्बुलेंस फंसती है, कई लोग परेशान होते हैं। उसके बावजूद भी आज भी यहाँ पे ब्रिज की अभी भी बात चल रही है कि यहाँ ब्रिज बनाया जाएगा। तो ये सब सोचने वाली बात है। सिर्फ और सिर्फ जो डोगली बातें करने वाली जो सरकार है वो बीजेपी सरकार है और मैं इन नेताओं को भी डोगला कहना चाहूंगा। 27 साल से पूरे गुजरात के अंदर एक हत्ता शासन चल रहा है और वो विकास की बातें करते हैं। लेकिन 2 दिनों पहले आप ही जैसे किसी मीडिया के ऊपर मैंने उनको देखा था, उनका भाषण मैंने सुना था और कल यहाँ पे वेजलपुर में उन्होंने सभा की और वेजलपुर की सभा में ऐसा बोला कि वेजलपुर विधानसभा એ નાકું છે, આપણે 2002 માં એ લોકોને રોક્યા હતા, હવે રોકવાની જરૂર છે। क्या बातें कर रहे हैं ये? आज गुजरात के अंदर 2002 से लेकर 2022 तक वो बता रहे हैं कि एक भी कॉमनवेल्थ राइट्स नहीं हुआ है। तो फिर क्यों हिंदुओं को डराने की बात की जा रही है? क्या मेरे हिंदू भाई के साथ हम बैठकर बात नहीं कर सकते? क्या हम हिंदू भाई के साथ हम शेयर नहीं करते? हमारे भाई ने जैसे शेयर बताया कि हम दीपावली और हम ईद साथ। लेकिन जो दिल्ली में मीडिया हमें रोजाना बताता है कि भैया एक
डिवाइड तो है, एक हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में डिवाइड है गुजरात के अंदर, क्या वो असल में है जमीन पर? असल में गुजरात में हिंदू और मुस्लिमों को डिवाइड करने का काम बीजेपी ने किया है और वो करती आई है। आपको मैं एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि पूरे गुजरात के अंदर बहुत सारे इलाके से, जहाँ पे इस इलाके में हम खड़े हैं, अहमदाबाद शहर के बहुत सारे इलाके से, जहाँ पे आज भी जमीन को अगर लेना हो, खरीदना हो या बेचना हो, तो एक कानून यहाँ पे लागू किया गया है कि मुसलमान की ज़मीन हिंदू भाई नहीं खरीद सकता, उसके मकान वो नहीं खरीद सकता, वहाँ पे रेंट पे नहीं ले सकता। ये कानून यहाँ पे बनाया गया है और उसके अंदर उसको जाकर कलेक्टर के सामने बैठकर ये बात रखनी पड़ती है कि मुझे मेरा मकान बेचना है, मेरा मकान पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, अपना मकान लेनी पड़ती है। अपना खुद का मकान बेचने के लिए एक हिंदू भाई को उसका मकान मुसलमान को बेचने के लिए, या एक मुसलमान भाई का मकान हिंदू भाई को बेचने के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कौन सी लोकशाही में जी रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर ये बातें कर रहे हैं विकास की, लेकिन आज भी पूरे गुजरात के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही माहौल बनाया जा रहा है और वो माहौल है, वो भय का माहौल है, हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने का माहौल है। और जब देखो तब मंदिर और मस्जिद की बात लानी है, और जब देखो तो कब्रिस्तान और स्मशान की बात लानी है। कोरोना के वक्त कहाँ चले गए थे ये लोग? कोरोना के अंदर जब हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई जब परेशान थे, उस वक्त कौन काम में आ रहा था? हम ही एक दूसरे के काम में आ रहे थे। तो नेता लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। उनका बेटा कभी झंडा लेकर बाहर नहीं आएगा, उनका बेटा कभी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति में नहीं आएगा। उनका बेटा तो वहाँ पे बीसीसी में चेयरमैन बन के बैठेगा। लेकिन होगा क्या? हमारे जैसे जो यहाँ के नौजवान हैं उनको बरगलाने का काम होगा। गुजरात के अंदर 2002 के कॉमनवेल्थ राइट्स हुए, उसका आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। उन्होंने बोला कि जो 2-3 दिन पहले जो अमित शाह ने जो भाषण दिया था, भाषण में उन्होंने बताया कि उनको सबक सिखाने का काम हमने किया था। आप मतलब समझ सकते हो सबक सिखाने का मतलब क्या होता है। लेकिन आप पूछिए हमारे पटेल पाटीदार भाइयों से जाकर कि पाटीदार भाइयों के कितने नौजवानों को जेल काटनी पड़ी, और यहाँ पे डीजीपी लोग जेल काट के आए, उनको 10-10 साल जेल में रहना पड़ा, बड़े बड़े अधिकारियों को जेल में रहना पड़ा। ये समझ डीजी वंजारा साहब, जो डीजी वंजारा साहब थे, उनको जेल में रहना पड़ा। ऐसे न जाने कितने अधिकारियों को जेल भुगतना पड़ा। तो ये समझने की बात है कि ये लोग काम उनका करवाने के लिए, उनकी राजनीति चलाने के लिए युवाओं को बरगलाने की बात करते हैं, उनको बहकाने की बात करते हैं, लेकिन आखिर में उनका काम बनने के बाद उनको एजुकेशन का हाल कैसा है कि प्राइवेट कॉलेज तो मैंने बहुत सारे देखे, अभी एंटर होते हुए एक बढ़िया सा बी स्कूल हमने देखा था। पूरे गुजरात के अंदर जितनी भी जो सहकारी संस्था थी और जितनी भी सरकारी जो एजुकेशन के जो यूनिट थे और सरकारी अस्पताल थे, उन सबको बंद करने का काम ये बीजेपी शासन में हुआ है। यहाँ पे जितने भी अच्छा ये बताइए, आप किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। किसी पार्टी से नहीं है ना? बस तो फिर ये क्रेडिबिलिटी और मिल जाती है आपकी बातों को। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जितनी भी स्कूल कॉलेजेस है, वो सारे जितने भी संस्थान है, उन सभी संस्थानों को इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। और सारे जितने सरकारी है उसके अंदर आज कोई बच्चे को पढ़ने, गुजराती लोग तो प्राइवेटाइजेशन से खुश हैं। मैं काफी जगह घूम के आया हूँ, मैं जामनगर गया, जूनागढ़ गया, राजकोट से अभी आ रहा हूँ, और ग्रामीण एरिया में वो लोग तो खुश हैं हमारी प्राइवेटाइजेशन से कि भैया जितना प्राइवेट होगा सर्विस अच्छी मिलेगी। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ बहलाने फुसलाने की बातें है, कोई प्राइवेटाइजेशन से खुश नहीं है। आज हमारे गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर वीएस हॉस्पिटल थी। वीएस हॉस्पिटल वो ट्रस्ट से अहमदाबाद कॉर्पोरेशन से चलने वाली हॉस्पिटल थी, और उस हॉस्पिटल में आप कोई भी इलाज हो आपका, सिर्फ 5 रुपया आपको वहाँ पे फीस भरनी है, आपका नाम लिखवाना है, उसके बाद सारी ट्रीटमेंट आपकी फ्री में, मुफ्त में होती थी। उस खाली आपको दवाई भी जो आपको है, तो दवाई भी आप जाइए वीएस हॉस्पिटल की, वहाँ बाहर एक वहाँ दवाई की दुकान थी, वहाँ पे दवाई भी आपको फ्री में मिल रही थी। सिर्फ बड़े ऑपरेशन जो होते थे उसके अंदर ही जो मटेरियल जो यूज होता है वो आपको बाहर से लाना पड़ता था। लेकिन आज वो वीएस हॉस्पिटल को बंद करने का काम यही बीजेपी सरकार ने उनके शासन में किया है। और उसके पीछे एक एसवीपी हॉस्पिटल जो बनाई गई है, वो एसवीपी हॉस्पिटल है, उसका सारा बनाने का खर्च किसने किया है? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। अगर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसको बनाई हुई है, उसके बावजूद उसको प्राइवेट करके रखा हुआ है, मैनेज प्राइवेट करता है। हाँ, उसको मैनेजमेंट प्राइवेट करता है। और हो क्या रहा है कि जो वीएस हॉस्पिटल का जो पूरा स्टाफ था, जो पूरे डॉक्टर थे, वो सारे लोगों को वहां से उठाकर वहां पे रख दिया है, और वीएस हॉस्पिटल का आज कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। तो ये बात समझने की पूरा कन्वर्ट ही कर दिया, नया नहीं बनाया, कन्वर्ट कर दिया। और छूट 80% लूट, क्या जी? 20% छूट 80% लूट, 20% झूठ 80% लूट। बहुत बढ़िया। दो भी बताए ने विकास, लेकिन विनाश का नहीं बताया। वे विनाश ही हो रहा है सिर्फ। फिर इतनी बढ़िया बढ़िया बातें मीडिया में कैसे सुनाई देती हैं कि भैया विश्व गुरु बन रहा है भारत, और
देश में वाई वाई हो रही है, पूरी दुनिया में वाई वाई हो रही है मोदी जी की। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मीडिया, आप बुरा मत लगाना, हो सकता है आप सच्चे मीडिया वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मीडिया को मैनेज किया जा रहा है। हाँ। वो सारे मीडिया वाले जो बता रहे हैं वो सारी चीजें वही हो रही है जो बीजेपी चाहती है उनको बताना, और दर्शकों को वो झूठी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में परिस्थिति कुछ और है, गुजरात के हालात, देश के हालात कुछ और है, और यही परिस्थितियों के लोग बोल रहे हैं वीएस हॉस्पिटल मुफ्त में, क्यों मुफ्त में? अरे भाई, हमारा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो टैक्स ले रहा है, वो टैक्स के अंदर लिखा हुआ है कि जहाँ पे जो भी, यानी आपको मान लो कि आपको स्कूल कॉलेज के अंदर सरकारी कर देना है, तो सरकारी स्कूल कॉलेज का शिक्षण कर ले रही है हमारे पास से, यहाँ पे कॉर्पोरेशन के अंदर हमारे पास से पानी कर ले रही है, हमारे पास से हेल्थ के लिए कर ले रही है। तो हम टैक्स का पैसा हर साल उनको पे कर रहे हैं, और उसके बदले में हमको फ्री ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए अहमदाबाद के शहरी जनों को। बिल्कुल, ये लॉजिक आपको समझना होगा कि ये जो फ्री में आपको बातें कही जाती हैं कि रेवड़ी बट रही है या कुछ है, वो सारी चीजें आपके पास आपके टैक्स के पैसे की वजह से आई है, कोई नेता अपने घर से नहीं लगा रहा है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और इतनी क्लैरिटी से अभी तक गुजरात में मुझसे किसी ने बात नहीं की है। थैंक यू सो मच कि गुजरात के, या तो गुजराती बहुत शर्मीले होते हैं या बिल्कुल मुखर आदमी, और ये वही सरखेज जगह है जहाँ पे अमित शाह को सरखेज का सरदार कहा जाता था। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पे पीछे जाओगे तो अमित शाह के नाम का एक बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, जहाँ पे उन्होंने पानी का यहाँ पे सप्लाई उस वक्त शुरू करवाया था जब यहाँ के वो एमएलए थे। तो अमित शाह, मैं यही बता रहा हूँ, इसी चाय की दुकान पे अमित शाह बैठकर चाय पिया करते थे, और यहीं से पूरे देश की राजनीति वो सीखे हैं। उनको पता है कि कैसे राजनीति करना है, मुसलमानों के बीच रहकर मुसलमानों की राजनीति सीखकर आज पूरे देश को राजनीति मुसलमानों का विरोधी बना दे। और सबसे बड़ा, मुसलमानों ने सिखाई है उनको राजनीति। मुसलमानों के बीच में बैठकर अमित शाह से कभी आप इंटरव्यू में अगर मिलिएगा तो उनको पूछेगा कि आप जुहापुरा, हम छोटे लोगों का इंटरव्यू दें, आप जुहापुरा के कौन से विस्तार में कहां बैठकर आप राजनीति सीखे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि जुहापुरा के अंदर टेलीफोन होटल पे बैठकर वो राजनीति सीखे, और यहीं से उनकी राजनीति चलती थी, यहीं पे इनकी ऑफिस बनती थी, और यहीं से वो राजनीति सीख कर गए, और पूरे देश के अंदर मुसलमानों से राजनीति सीखकर आज मुसलमान विरोधी बनने का काम कर रहे हैं। आज भी कई इनके दोस्त यहाँ पे बैठे हुए होंगे, अगर आप पूछोगे वो खुलकर बाहर नहीं आएंगे, लेकिन उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अमित शाह से है। तो ये समझने, गुजरात की जनता शांति से वोट तो कर रही है इस बार, एकदम शांत रह के वोट होगा। गुजरात की जनता, यहाँ गुजरात का एक मानस रहा है कि वो व्यापारी वर्ग रहा है, और गुजरात के सारे लोग बिजनेसमैन दिमाग रखते हैं, तो वो डील करते हैं, लेकिन इतनी साइलेंट डील करते हैं किसी को पता नहीं चलता। तो इस बार जनता के अंदर अंडर करंट है, और इस बार जो कोरोना के अंदर जो हालात हुए, इस बार लोगों का जो रोजगार छिन गया, एजुकेशन के जो मसले हैं, जो सरकारी नौकरियों के अंदर जो धांधिया पट्टी हो रही है, ये सब को लेकर इस बार जनता जवाब देगी। और इस बार मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि इस बार सरकार सत्ता में परिवर्तन होगा। आखिरी सवाल है, मोरबी की घटना पे कैसे देख रहे हैं? क्या वो राजनीतिक रूप से असर डाल सकती है, या फिर गुजरात की जनता ने मान लिया कि लोगों की गलती है? देखिए, मोरबी का जो ब्रिज, उसकी जो घटना जो हुई है, तो मैं सबसे पहले संवेदना व्यक्त करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए कि जिन लोगों के स्वजनों को वहाँ पे घुमाया गया है। अभी कुछ 3 या 4 दिन पहले अभी हाईकोर्ट ने ये सुओ मोटो लिया था, और उसने बताया है कि आपने जो कंपनसेशन दिया है वो बहुत ही कम है, और ये आपकी ही मतलब सरकार की जवाबदेही है, और सरकार की जवाबदेही में इतना कम कंपनसेशन सही नहीं है, तो कंपनसेशन को बढ़ाने की बात की है। और हम इस बात को लेकर, मेरे भी कुछ एडवोकेट दोस्त है, उसमें से एक एडवोकेट हमारे साथी है, उन्होंने अभी PIL की हुई है इस मुद्दे को लेकर, और उनको हाईकोर्ट ने भी साथ में रखा गया है इस मुद्दे को लेकर। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की घटना आने वाले वक्त में ना बने। क्या वोट इस मुद्दे पे इन्फ्लुएंस हो सकता है कि नहीं? वोट का इन्फ्लुएंस होना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की घटनाओं के अंदर राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। जो भी हुआ है उसमें देखो, बीजेपी सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि उसने उस वक्त जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था और जिस लोगों ने उसमें काम किया है वो गलत है, और अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, अगर उसके अंदर वो कमेटी की जांच कमेटी तो बिठाई जाती है, लेकिन कोई सही तरीके से उसमें जवाब नहीं आता है। लेकिन अगर उस तरह के जो भी दोषी लोग हैं, वहाँ के वर्कर नहीं, वहाँ के जो सिक्योरिटी वाला है वो दोषी नहीं है, दोषी वो है कि जो उसका पूरा मैनेजमेंट देख रहा था, जो कंपनी उसका काम कर रही थी, कुछ ओरेवा की ऐसी कुछ कंपनी का नाम है, मुझे ओरेवा एज एग्जैक्ट पता नहीं है, मैंने सुना हुआ है। तो ओरेवा कंपनी, उसके मालिक को जो भी सजा है उसके मालिक को होनी चाहिए, और उसलिए होनी चाहिए कि 150 लोगों का, 140 लोगों की अगर ज़िंदगी अगर जा रही है, तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी जो भी घटनाएं घटती है उसके लिए एक दाखला उदाहरण बिठाया जाए कि इस तरह के लोगों को जेल में डाला जाए। क्योंकि इस तरह के जो ब्रिज गिरने की घटनाएं हैं, जो रोड रास्तों के अंदर कहीं भूए पड़ जाते हैं, या कहीं इस तरह के जो, यानी जहाँ पे जनरल पब्लिक का अवर जोर होता है, उनको पता भी नहीं, यार समझिए अभी हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे अगर मान लो कोई ऐसी घटना घट जाती है, हमको पता भी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी मौत का कारण क्या है।
तो अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो उसको सरकार, कोई भी सरकार हो, उसको एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है उनके अमित शाह के परिवार का कोई व्यक्ति भी वहाँ पे घूमने गया और उसके साथ भी ये घटना घट सकती थी। सवाल यही है कि इस तरह की घटनाओं को संज्ञान में लेकर ऐसे लोगों को कड़क से कड़क सजा देनी चाहिए और इस तरह की जो भी काम है, इसमें जो भी कंपनी है जिनको लिया जाता है, उनको पूरा उनका जो मतलब काम करने का तरीका है या इनका कितना एक्सपीरियंस को देख के काम देना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूँगा। और बीजेपी सरकार को समझने की ज़रूरत है कि आपकी सत्ता में रहते हुए पिछले 6 महीनों के अंदर 4 ब्रिज की घटनाएं घटी है। तो आपके जो भी लीडर या आपके जो भी नेता है, आपके जो भी कॉन्ट्रैक्टर है और आपके जो भी अधिकारी हो भ्रष्टाचारी है, ये बात पक्का साबित होती है इससे। और ये कमेटियाँ बनाने का काम तो चलता है और चलता रहेगा, लेकिन जनता को भी ये बात समझनी चाहिए और मोरबी की जनता को उसका जवाब देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए ये वही जगह है जहाँ से अमित शाह ने अपनी राजनीति सीखी और शुरुआत की। वही टेलीफोन होटल है। बहुत ही इतना फेमस था, ये मुझे पता तो नहीं था। यहाँ पे बहुत फेमस था। ये एरिया के अंदर सिर्फ टेलीफोन होटल ही हुआ करती थी, यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं था यहाँ कुछ नहीं था, खाली टेलीफोन होटल था यहाँ पर। इस एरिया के बस स्टैंड का नाम भी टेलीफोन होटल बस स्टैंड से आज भी बोला जाता है। ये सामने कोई बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ ये ही इतनी ही जगह थी। और ये रास्ता आगे से आप जाओ तो 10 फुट हाइट पे हुआ करता था और यहाँ पे सारी जगह पे सिर्फ यानी समझ लो कि सब फार्मिंग का काम ही चलता था। तब की ये बात है कि तब से एक लौता ये होटल था यहाँ पे, टेलीफोन होटल। कितना पुराना होगा ये मेरा मानना है वहाँ तक 50 साल से ज़्यादा पुराना ये होटल है। 50 साल से पुराना होटल। अभी तो होटल बदल गया और यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें हो गई है, लेकिन एक ही होटल हुआ करती थी जिसका नाम टेलीफोन होटल था। लेकिन बिल्डिंग तो सेम ही है। बिल्डिंग कुछ सेम ही है। पहले एक ही मंजिला था, आज 2 मंजिले हो गए यहाँ पे। अच्छा, देखिए जहाँ से अमित शाह की राजनीति की शुरुआत हुई, जिन लोगों से अमित शाह ने नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति सीखी, आज वही लोग उनसे नाराज हैं। मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ जनता के पक्ष का हूं और जनता का जवाब अहमदाबाद में यह है कि सरकार बदलने वाली है। आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ अहमदाबाद से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।